नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे ईरान इजराइल युद्ध की। अमेरिका अभी भी एक ऐसा फंचर फंसा के रखता है कि जिसके जरिए रात को तो पता चलता है कि वो शांति बहाली है, सुबह उठ के देखते हैं कि वहां तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो ट्रंप साहब के मिजाज का कुछ पता नहीं है, कब वो रूप बदल दें कहना बहुत मुश्किल है। फिलहाल एक तरफ शांति वार्ता प्रस्तावित इस्लामाबाद में, बेंस का भी पता चला कि वो वहां से रवाना हो रहे हैं, लेकिन अचानक ही फिर ईरान के युद्धपोत पे अमेरिका का हमला हुआ, यहीं से फिर तकरार शुरू। लेकिन इसी बीच एक बड़ा बयान यूएई का आया है कि अब अमेरिका बेस हमारे लिए बोझ बन रहे हैं, अब इनको हटाने का वक्त आ गया है। एक खाड़ी देश, क्योंकि सुरक्षा की गारंटी की बात थी और सब कुछ उलझन में चले गए हैं। खाड़ी देशों के लिए यह भी जाना जाता है कि बड़े ही पीसफुल, और वह चाहते हैं कि हमारे यहाँ बिजनेस चलता रहे, लोग आए और अपना काम करें। लेकिन लड़ाई झगड़े और ये सब कुछ इन्हें बर्दाश्त नहीं, और युद्ध जैसे हालात तो देख करके कतई वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो चलिए हम इस वार्ता के स्थितियां क्या बनेंगी, क्योंकि होर्मुज ऐसी पोजीशन में आकर के रुक गया है। यूरेनियम तो एक है ही पार्ट, लेकिन होर्मुज स्ट्रेट ऐसी पोजीशन में आ गया है कि क्या वार्ता आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। सबसे पहले फोकस ये है कि ईरान का कहना है कि अमेरिका अपनी नाकेबंदी दूर करे, और अमेरिका का कहना है कि ईरान अपनी हठधर्मिता छोड़े। कौन हठधर्मिता कर रहा है ये सब देख रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्टीज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर करोड़ी सिंह साहब हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। कर्नल हिमांशु सिंह हमारे साथ में है, रक्षा विशेषज्ञ। एयर कमांडर चंद्रमौली सर हमारे साथ में हैं, जो पहले दिन से ही युद्ध के वक्त से हमारे साथ कंटिन्यू हैं। तो चलिए मैं चंद्रमौली सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। सबसे पहले जो सिचुएशन बनी हुई है युद्धपोत पे अटैक, क्या लगता है आपको कि 2 कदम आगे बढ़ने की आहट आती है? सुनते हैं कि चर्चा होने वाली है। जब हम सैटरडे को इस वार्ता पर चर्चा हमने की थी, उस वक्त भी कुछ संशय और संदेह के बादल दिखाई दे रहे थे। अब आपको क्या लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले खुलेगा, उसके बाद ही कुछ चर्चा होगी, या पैरेलल ये एक्टिविटी भी चलती रहेगी? जय हिंद योगेंद्र जी। ये सिविलियन जहाज है, टैंकर है, कार्गो शिप है, इसके ऊपर एक मिलिट्री वाला अटैक कर सकता है और उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि इंजन रूम को हम डिसेबल कर देंगे, आप जा नहीं सकते। अब मुझे बताइए कि मिलिट्री टू मिलिट्री लड़ाई हमने सैटरडे को डिस्कस किया था कि ये मिलिट्री की लड़ाई बच्ची नहीं, इकोनॉमी लड़ाई हो गई है। अभी टूरिज्म इसका खत्म हो गया, उस पर लड़ाई हो गई है। ये जो एनर्जी सेक्टर है, इस पे बम गिरा दिए तो उस एनर्जी, पानी के सेक्टर, पानी पे पानी पीने वाला खत्म हो गया है। तो ये लड़ाई अभी एक मिलिट्री वॉर नहीं बचा हुआ है, ये तरह तरह की लड़ाई हो रही है। तो जैसा आपने बताया कि टैंकर ने, वो ईरान ने कहा है कि मैं अपने जहाज भेजूंगा, या मैं जिसको कहूंगा वो जाएगा, या जो मुझे टैक्स देगा मैं उनको अलाउ करूंगा। अब यूएस कहता बाहर से कि मैं अब किसी को ना अंदर जाने दूंगा ना बाहर जाने दूंगा। अब ये जो टैंकर है, अब ये सामान लेके किसी भी कंपनी का, किसी भी कंट्री का हो सकता है, पर सामान अगर साउथ ईस्ट एशिया में लेके जा रहा है तो साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़े बड़े धुरंधर हैं। चाइना अगर बहुत बड़ा है तो ताइवान, जापान और साउथ कोरिया या सिंगापुर, इनके लिए हो सकता है सामान लेके जा रहा हो। अब वो कंट्री भी इससे नाराज हो जाएगी। तो ये जो आप बता रहे हो इसको तोड़ने वाला, ये गलत भी नहीं किया कि उसने कहा था मैं तो बैरिकेड है, कोई नहीं जाएगा, और सच भी नहीं किया क्योंकि टैंकर को उसने रोक दिया। वो रोक देते हैं, वो उसकी वार्निंग नहीं देता, उसकी और भी कई तरीके उसको रोकने के, चारों तरफ से घेराबंदी भी किया जा सकती है, टैंकर रुक जाता। पर गोली मारना एक उनके सीज फायर के दौरान ये एक संदेह पैदा करता है कि मंशा उनकी ठीक नहीं है, और इस वजह से उसने वार्ता कैंसिल कर दी है। और हमने सैटरडे को भी कहा था कि ये डिमांड ऑफ यूएसए आर नॉट करेक्ट। मतलब ये देश की वो कह रहा है कि हमारे लिए ये सेक्रेड है यूरेनियम, हम तो नहीं देंगे। वो कह रहा है यूरेनियम दो। वो कह रहा उसकी जो चीजें हैं वो ठीक नहीं यूएसए की। इसलिए मुझे जो लग रहा है कि ये जो किसने यूएसए ने किया वो ठीक नहीं किया, किसी और तरीके से रोक सकता था और कह सकता था हमने बंदी बनाया हुआ है। और दूसरा, हिंदुस्तान के पास में कोचिन में उनका जहाज खड़ा हुआ ईरान का, और हमारे जहाजों को भी गिरा दिया, गोली लगाई उसने।
हमने भी कहा है कि भाई ये तूने गलत किया हुआ है। तो ये युद्ध की स्थिति बन रही है। और फिर से जैसे ईरान का कोई इंटेलिजेंस वाला बता रहा था कि वहां से अटैक करने की प्लान हो रही है, इजराइल और यूएस से हम पे बहुत भयंकर अटैक करेंगे। लेकिन इतने दिन तक अटैक सहे हैं, वो तैयार है। अभी देखना है कि अगले मंगलवार को क्या होता है, कल क्या होता है। वार्ता तो नहीं होगी, इसके बाद में सीज फायर खत्म होने के बाद में क्या होता है, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि स्थिति लग नहीं रही है और वापस से युद्ध की ओर जा रहे हैं। लेकिन ट्रंप साहब जो कुछ दिखाई देता है उनकी ट्रूथ पे जो डालते हैं सोशल मीडिया पे, वो तमाम चीजों से बड़ा विरोधाभास भी होता है। कुछ देर पहले कुछ कहते हैं, उसके बाद में कुछ कहते हैं। तो वार्ता टल सकती है, लेकिन युद्ध थोपा जाएगा ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ट्रंप को इंटरनली अपने से साथियों से और अपने जो लोग हैं उनसे भी काफी खतरा है। एक प्रेशर उनपे यूएस का भी है। चलिए मैं एक बार रुक करना चाहूंगा कर्नल हिमांशी का। मैम क्या लगता है आपको कि ये युद्ध की ओर जा सकते हैं? क्योंकि अभी तक जो मैं रीड कर पा रहा हूँ ट्रम्प साहब को, वो बहुत कुछ इनबैलेंस है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, और ऐसा लगता है कि अभी भी वो कुछ ऐसी चीज चाहते हैं कि जिसके जरिए अपना फेस सेविंग की, देखिए मैं युद्ध जीत करके आ गया हूँ। अभी बहुत अर्ली उन्होंने एक मैसेज किया कि ये 10वां युद्ध में रुकवा रहा हूँ, लेबनान और इजराइल का। हम ईरान और हमारे बीच का युद्ध रुक ही गया है। तो ये मेरा काम है कि बस मैं शांति बहाली चाहता हूँ। जल्दी मैं चीन जाऊंगा, वहां पर शी जिनपिंग मेरे से गले मिलकर मेरा स्वागत करेंगे। बहुत सारे ख्याली पुलाव पकाते हैं। अब क्या लगता है आपको कि इसी बीच कहीं कोई इंटरनली उनकी ये तो नहीं है कि चीजें वगैरह सब कुछ दुरुस्त कर दें और उसके बाद में अटैक करें? तो इस बार का अटैक ऐसा हो कि ईरान बिल्कुल अपने आप को सरेंडर करे? जी नमस्कार, जय हिंद। देखिए ये जो पूरा एक हम देख रहे हैं इस समय का जो घटनाक्रम देख रहे हैं, जस्ट बिफोर दी सेकेंड राउंड ऑफ सीज फॉर सो कॉल्ड सीज फायर, इसमें अगर हम डोनाल्ड ट्रंप को स्टडी करें तो ही इज गोइंग बाय अ प्लेबुक। उनको एक मैडमैन के जैसे दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। अमेरिका बहुत क्लियरली एक प्लेबुक को लेके चल रहा है, जिसमें उनका बहुत क्लियर है कि उनको यूरेनियम एनरिच जो है वो चाहिए, क्योंकि जो उनकी ऑलरेडी जो फैसिलिटीज हैं उनको उन्होंने बहुत डैमेज किया है। वहां पे इस समय एनरिचमेंट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो ऑलरेडी जो इनका 440 केजी एनरिच यूरेनियम पड़ा हुआ है, इसी के लिए उन्होंने वो इतना एक ऑपरेशन करवाने की कोशिश की थी कि उसको वहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए। और इसीलिए वो 55 के करीब जो इनके जहाज आए थे इसलिए आए थे। देखिए डोनाल्ड ट्रंप का अगर आप पूरा ये स्टडी करें तो उन्होंने हमास को खत्म किया है, वो हिजबुल्ला को विद द हेल्प ऑफ इजराइल खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं कि ईरान का जो ब्लॉकेड है उसके बाहर उन्होंने ओमान में जो ब्लॉकेड लगाया है वो क्या कोशिश कर रहे हैं। डेली अगर आप देखें तो जो ईरान का बिजनेस होता था, जो जब तक गल्फ ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था वहां से हो रहा था, जो देश हैं जो सैंक्शंस नहीं मानते हैं वो लगातार वहां से ऑयल ले रहे थे। तो ईरान इकोनॉमिकली एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में था, क्योंकि उसका पिस्तों का भी व्यापार है, वो कारपेट्स भी बेचता है। तो बहुत सारी चीजें थी कि जब तक गल्फ ऑफ हॉर्मुज क्लोज नहीं हुआ था तो ईरान बिजनेस कर पा रहा था। नाउ व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग कि ईरान का बिल्कुल भी बिजनेस खत्म कर दें तो उसकी इकोनॉमिक रीढ़ बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जैसे ही इकोनॉमिक रीढ़ खत्म होती है तो इंटरनल क्राइसिस बढ़ेगा, जो पहले दबाने में कामयाब हुए थे। अब ईरान के अंदर जी दो चीजें हो रही हैं, एक हो रही है कि आईआरजीसी और दूसरी जो वहां पर गवर्नेंस है वो। अब इन दोनों के बीच में जो दो फड़े हैं बहुत क्लियर तौर पे दिख रहे हैं, जिसमें अगर आप देखें तो जो भारतीय जो पोत है उस पर भी हमला हुआ है, वो पेजेश्कियान साहब के मैसेज के बाद भी हुआ है। उन्होंने कहा कि गल्फ ऑफ हॉर्मुज इज ओपन, लेकिन आईआरजीसी की फास्ट अटैक बोट्स आती हैं वो अटैक कर देती है। तो अब ये भी समझने वाली बात है कि वहां पर एक्चुअली चला कौन रहा है, सत्ता किसके हाथ में है और सेना किसके हाथ में है। और डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते हैं कि आईआरजीसी, जो कि एक बहुत ही गर्म दिमाग वाला धड़ा है, उसके हाथ में ये जो एनरिच्ड यूरेनियम है ये रहे। देखिए हॉर्मुज और नो हॉर्मुज, हॉर्मुज का मसला अब उतना बड़ा मसला नहीं रहा है, क्योंकि अब अमेरिका जो ये मैं बता रही हूँ आपको, उससे ईरान को चोक करने की कोशिश करेगा और कर भी रहा है। और अभी आप देखेंगे इसके और भीषण परिणाम होंगे, अगले एक हफ्ते में हमें दिखेगा कि इसके क्या परिणाम हो रहे हैं। दूसरी तरफ से जहां हूतीज हैं, जो उन्होंने बोला कि हम बाब अल मंदेब को बंद कर देंगे, जैसे ही उनकी तरफ से ये कार्रवाई शुरू होती है
पहले देखिए सऊदीया ने वहां पे बहुत सारे लोग मारे थे, 3-4 लाख के करीब इन लोगों पे उसने बमबारी की थी, खत्म कर दिया था। तो वहां पर दोबारा से सऊदी तो अभी भी अपना तेल बेच पा रहा है, तो वहां पे एक ब्लॉकेड आ जाएगा, तो विश्व में तेल की मंदी तो होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को जो हम ये कहते हैं कि वो अभी ये ट्वीट कर रहे हैं, दूसरा ये ट्वीट कर रहे हैं, तीसरा वो एक दिन में 37 तक वो ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन ही इज वेरी क्लियर, वो नेगोशिएशन में प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ईरान का देखिए, अभी तक जो हम लोग कह रहे थे ईरान का, उसके बावजूद वहां पे जो अब ये बिखराव दिखने को मिल रहा है, ये बड़ी नई चीज है। IRGC अपने आप को कभी कमजोर नहीं दिखाएगी, क्योंकि उनका जो पकड़ है वो उसी से है कि उनकी सत्ता पे पकड़ है, उनकी इकोनॉमिक्स वो चला रहे हैं, जो सेना का काम है वो भी वो देख रहे हैं। लेकिन अब जो डोनाल्ड ट्रंप है, कोशिश कर रहे हैं इस पूरे इकोनॉमी और जो मिलिट्री पावर है उसको कोलैप्स करने की। अब बातचीत नहीं अगर होती है तो जो युद्ध होगा वो बहुत भीषण होगा, जिसमें हुतीज भी इन्वॉल्व होंगे, सऊदी अरेबिया भी इन्वॉल्व होगा, उसमें पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि उनका पैक्ट है सऊदी अरेबिया के साथ। बिल्कुल। सो थिंग्स आर गोइंग टू गेट, मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा डर भी है कि अगर इस तरह की सिचुएशन बन गई तो फिर क्या होगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान देखिए इस समय एक तो ईरान के साथ उसका 900 किलोमीटर का बॉर्डर है, और वहां पे बलोच हैं, बलोचों के साथ में इनकी वैसे नहीं बनती है, बलोचों ने अपनी नेवी भी लॉन्च कर दी है। सो दैट इज अनदर क्राइसिस। अब अगर सऊदी इनसे कहता है कि आप आ जाओ हमारे साथ में, और ये उनकी शांति वार्ता होस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो कैच 22 की सिचुएशन पाकिस्तान की बनी हुई है वो सीरियस है, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिकी वीजा चाहिए, लंदन वीजा चाहिए, कमाना वहां से है। सऊदी अरेबिया ने इनको अभी जब यूएई ने पैसे मांगे हैं तो बेल आउट किया है। अमेरिका से ये पंगे ले नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके न्यूक्लियर एसेट्स भी रखे हुए और बाकी चीजों में अभी IMF का लोन आया है। सो जो आप बहुत सारी जगह बास्केट्स में अपने जो एग्स रख के चल रहे थे, एक्चुअली अब हर बास्केट में आपके अंडे जो है वो खराब होने वाले हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि दो ही पूरी अगर युद्ध के इस पूरे घटनाक्रम को देखें, क्योंकि ईरान को तो अपना झेलना है, क्योंकि उसके साथ इजराइल का जो चल रहा था पंगा और ये सारी कुछ है। ईरान में अब एक नई बात ये भी सामने आ रही है कि जब हम इतना कुछ बर्बादी देख चुके हैं, हमारे लीडर्स का खात्मा हो चुका है, फिर किस बात को लेकर के हम इतने झुक करके समझौता करेंगे, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। वो सरकार जो रिजीम अभी है उससे वो डिसएग्री हैं कि बिल्कुल हम नहीं करेंगे ये इस तरह से। दूसरा, पाकिस्तान ट्रम्प की तरह उलझे हुए हैं पूरे इसमें, क्योंकि पंचायती के चौधरी तो वो बन गए, लेकिन अब बाहर निकलने का रास्ता उन्हें नहीं मिल रहा है, क्योंकि IRGC के साथ मुनीर के इंडिविजुअल बहुत गहरे रिश्ते बताए जाते हैं। वह नहीं चाहते कि कहीं इनमें कड़वाट हो। सऊदी अरब पे अटैक होगा, क्योंकि अमेरिकन बेस से है, वो ईरान पीछा नहीं छोड़ेगा। सऊदी अरब पे अपने फाइटर्स और ये लगा चुका है पाकिस्तान, तो वो कार्रवाई बिल्कुल नहीं चाहता है कि कार्रवाई भी हो, ईरान के खिलाफ वो लड़ाई लड़ेगा नहीं। तो कई सिचुएशन ऐसी फंस गई हैं, केवल ट्रम्प साहब बाहर निकलने के रास्ते नहीं तलाश रहे, पाकिस्तान खुद भी फंस चुका है कि कैसे भी। अभी उनकी ट्रम्प से वार्ता हुई है मुनीर की, जो जिसमें उनका कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो वार्ता में एक बाधा बना हुआ है, तो ट्रम्प ने एक भरोसा दिलाया कि हम इस पर विचार करते हैं। तो किरोड़ी सिंह साहब का मैं रुख करना चाहूंगा। सर, क्या लगता है आपको, सिचुएशन बड़ी उलझन भरी है या अपेक्षित थी कि ये इतनी उलझने तो देखने को मिलेंगी, उसी के बाद को रास्ता निकलेगा? देखिए योगेंद्र जी, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बगाई, और जो आप और हम सवाल डिस्कस कर रहे हैं उन सब सवालों को ईरान की तरफ से उन्होंने जवाब दिया है। जो इंडिया के शिप्स पे अटैक हुआ उसका भी उन्होंने जवाब दिया कि हम इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं, क्या ईरानी फोर्सेस ने ही उन पे फायर किया है। तो वो भी उन्होंने उस सवाल का भी जवाब दिया और सभी सवालों के जवाब दिए हैं। लेकिन उसका जो निष्कर्ष ये है कि अमेरिका है वो सीज फायर को निरंतर रूप से वायलेट कर रहा है, क्योंकि जो ईरानी शिप था वो बहुत बड़ा शिप था, कार्गो शिप था, और उसको पे फायर करके कस्टडी में लेना, तो ये सीज फायर की स्थिति का उल्लंघन मान रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि वहां लेबनान में भी सीज फायर की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सीज फायर नहीं है। हिमांशी ने सही कहा कि ईरान के अंदर भी
कुछ लिबरल भी हैं, कुछ थोड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं, लेकिन उनमें एक कंसेंसस है कि फॉरेन पावर हमारे यहाँ इंटरफेरेंस करे, इंटरवेंशन करे, हमें डोमिनेट करे, कोई चीज डिक्टेट करे, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लिबरल हो चाहे वो थोड़ा IRGC वाले हों, तो उसके लिए ईरानियंस एग्री नहीं करेंगे। अब ट्रंप के सामने देखिए संकट ये है कि वो ईरान को इसी हालत में छोड़ के चला जाए और ईरान फिर से मजबूत हो जाए या एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में बना रहे, तो इजराइल का पर्पस सर्व नहीं होता है और वहां अपने देश में उनको जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्या किया। क्योंकि उसके पिछले टर्म में एक पहले समझौता था JCPOA, वो न्यूक्लियर को मामले को लेके था, जो 2015 में उनके पहले वाले प्रेसिडेंट ने कर लिया था, उसको 2018 में उन्होंने खत्म कर दिया और ये कहा कि ये सही नहीं है, इससे तो ईरान मजबूत हो रहा है। तो अब कोई समझौता करें वो उससे तो अच्छा होना चाहिए, तभी तो वो अमेरिकन जनता को, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को कन्विंस कर पाएंगे। वैसा हो नहीं सकता। और ये बघाई ने इसका भी जवाब दिया है। उनसे ये सवाल भी पूछा गया कि क्या आप चाइना भेजेंगे, क्या आप रशिया भेज सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं भेजेंगे। इन सब सवालों के उन्होंने डिटेल से जवाब दिए हैं। तो ऐसे लगता है कि ईरान अब डिटरमिन्ड है। और दूसरी तरफ हुती ने ये कह दिया है कि अगर अभी शुरू होता है तो हम बैब अल मंदाब को ब्लॉक करेंगे, इमीडिएटली करेंगे। ये भी हुती ने भी अनाउंस कर दिया है। तो और चीन देखिए, वेनेजुएला में अमेरिका ने किया, कोई बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं की। नाइजीरिया में किया, बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं की। लेकिन अभी ईरानियन शिप को जो ही अमेरिका ने कस्टडी में लिया, चाइना ने इमीडिएटली रिएक्ट कर दिया है कि इस तरह का एक्शन नहीं होना चाहिए। तो जिस तरीके से चीन का इंटरेस्ट है, रशिया का इंटरेस्ट है, मुझे लगता है कि ट्रंप जैसा व्यवहार करता है या कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देता है, उससे भी बड़ा जो है वो अमेरिका का एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव है। वो ये है कि ट्रंप ने ये बार बार कहा कि हम अमेरिका को महान बनाना चाहते हैं। महान बनाने का एक तरीका तो लिबरल तरीका था जो बाइडेन या दूसरे डेमोक्रेट्स का था, दुनिया की मदद करना, मानवीयता की बात करना, डेमोक्रेसी की, ह्यूमन राइट्स की, वो सब रास्ते थे। उन्होंने कहा ये रास्ता नहीं, इससे तो अमेरिका की कमजोरी सामने आ रही है। अमेरिका का यूज कर रहे हैं अमेरिका के दोस्त भी, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी है, एशिया के अलाइज भी हैं, जापान, साउथ कोरिया। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं अमेरिका को महान बनाऊंगा, अमेरिका की हेगेमनी बना के रहूंगा। लेकिन अब वो ईरान में फंस गए हैं कि निकले कैसे ईरान से। बिल्कुल, कि ईरान को अगर इस हालत में छोड़ जाएंगे तो उनके जो यहाँ बेस हैं, मिडिल ईस्ट में 13 बेस हैं, तो वहां भी इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। आपने उसको हिंट भी दिया कि UAE वाले ऑलरेडी कह रहे हैं। उधर इजराइल के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो उनको मालूम है कि ईरान को जीतना संभव नहीं है, उनको ये भी मालूम है कि इजराइल को छोड़ना संभव नहीं है। लेकिन वो ये दलदल जितना बना लिया है ट्रंप ने, उससे निकले कैसे, जितना वो निकलने का प्रयास कर रहे हैं। सर वही सबसे बड़ी बात है, वही सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप ये एक अपन लगातार बात भी करते हैं कि एक ऑनरेबल एग्जिट तलाश रहे हैं ताकि अपना एक वहां चेहरा दिखा सकें कि देखिए मैं ये जंग जीत करके आया हूं और इस तरह से झुका करके आया हूं, और बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो होगी कि मकसद क्या था, क्यों गए, ये सवाल उठने लाजमी है। हालांकि सवाल तो अभी भी उठेंगे कि अपन इतने ज्यादा एक्सट्रीम पोजीशन में क्यों गए युद्ध में, ये एक सवाल है। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि 80 लाख लोग पहले ही सड़कों पे उतर चुके हैं ट्रंप के खिलाफ, इनके इस कृत्य के खिलाफ। तो ये सिचुएशन वापस से बन सकती है। कोई भी नहीं चाहता कि युद्ध हो। युद्ध के परिणाम सामने दिखाई देते हैं, चाहे आप मीलों दूर बैठे हुए हो, लेकिन उसकी स्थितियों का तो एहसास और आभास सभी को होता है। मैं चंद्रमौली सर वापस आपका रुख करना चाहूंगा। जब हम चर्चा कर रहे हैं तो दो बातें सामने आ रही हैं। मुनीर ने ये बात कही है ट्रंप से कि और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसमें पूरी अड़चन है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हम चलिए चर्चा करके इस पे हम विचार करते हैं। इसी दरमियान ईरान का फिर बयान आया है कि भरोसे लायक नहीं है अमेरिका, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। दूसरा, प्रेशर दोनों तरफ से, ट्रंप पे प्रेशर है कि युद्ध को खत्म करिए, बर्दाश्त नहीं, हम नहीं कर सकते इस तरह से, क्यों झेले अमेरिका। उधर ईरान के लोग हैं, उनका कहना है कि अभी कहीं झुकने की आवश्यकता नहीं है, कि यूरेनियम हम नहीं देंगे, जब हमारे नेता भी मर गए, इतनी तबाही भी देख ली, तो हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ सिचुएशन ऐसी बन गई है कि
अब केवल अपने का जो डिसीजन है ऐसे आनंद फानंद में नहीं लिया जा सकता कि टेबल पे बैठ गए और चलो चल दी। अगर सेकंड दौर की वार्ता भी होती है तो क्या लगता है सर कि लंबा जा सकता है और अभी? हाँ, बिल्कुल जा सकता है। जैसे भी हमने बताया कि पाकिस्तान की जो स्थिति है, मुनीर अपना ISI का कमांडर रह चुका है, इस वजह से वहां की IRGC से संपर्क अच्छा था और दोस्ताना टाइप का बिहेवियर था। लेकिन इन्होंने गलती की कि डिप्लोमेटिक या क्या किया है, इन्होंने अपने फाइटर्स एक नहीं मतलब 2 या 3 स्क्वाड्रन उन्होंने भेज दिए हैं सऊदी अरेबिया के अंदर। अब देखो, दोस्ती है ईरान से, फाइटर्स भेजे हैं अरब के अंदर। अरब की लड़ाई किससे? ईरान से। कोई अमेरिका से लड़ाई कर नहीं रहा है। तो ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए अपने फाइटर विद पायलट्स और वेपन्स भेजे हैं, कुछ मिसाइल्स भेजे हैं उसने, और कुछ सैनिक वहां पे तैनात किए हुए हैं। ये किस लिए? ईरान के खिलाफ। और खुद कह रहा मैं ईरान के दोस्ती हूँ। ये दोगलापन इसका ईरान ने कहा है कि न हम अमेरिका की बात मान सकते हैं और न हम पाकिस्तान की मान सकते हैं, बिकॉज मुनीर ट्रम्प का एजेंट है और इस वजह से ये वार्ता अटकी हुई है। और मुनीर ने साफ कहा है और अच्छा कहा है कि हॉर्मुज ही एक कांटा निकला हुआ है, कृपया कुछ कीजिए मेरे आका। तो ट्रम्प ने कहा वी विल कंसिडर। अब वी विल कंसिडर के अंदर पता नहीं क्या कंसिडर करेगा। अगर वो खोल देता है उसको तो ईरान फिर से कहेगा कि मेरे जहाज, मेरे देशों के जो जहाज हैं जो मुझे पेमेंट कर रहे हैं वो जाएंगे, आप बाकी कंट्री के जहाज नहीं जाएंगे जब तक मुझे पैसा नहीं दे। अब देखो कितना नैरो उसने छोड़ा हुआ है, एक चैनल छोड़ा हुआ है आने के लिए, एक चैनल छोड़ा जाने के लिए, और वो पूरा चैनल ईरान के नजदीक सुख जाता है क्योंकि नीचे की तरफ ओमान की तरफ उसने अपना लगा रखी है अपने माइंस। तो ये जो आप बता रहे हो, इसमें इन शॉर्ट में ये कहूंगा कि मुनीर, पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही गड़बड़ है। और जैसा भी डिस्कस हो चुका है कि यूएसए के अंदर ट्रम्प की स्थिति गड़बड़ है, उधर नेतन्याहू साहब की स्थिति गड़बड़ है अपने खुद की लोकल पॉपुलेशन के अंदर, तो वो लोग इसको फोर्स करके रोकने की कोशिश करेंगे। और ट्रम्प जो कह रहा है कि मैं जोर से तोड़ूंगा इसको, हो सकता है एक बार तोड़ फोड़ के निकल जाए खुशी से कि चलो मैंने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। और इन शॉर्ट आपको एक और बता दूं कि न्यूक्लियर, इसका न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम जो 440 ग्राम है वो नीचे दबा हुआ है, ये भी है कि नहीं पता नहीं। लेकिन इराक के टाइम में इजराइल ने क्यों जीत मान ली थी, उसका डोम बने हुए थे, वो उन्होंने डोम के अंदर न्यूक्लियर कार्यक्रम चल रहा था। इजराइल ने जब अटैक किया था इराक के ऊपर, तो उस डोम के अंदर छेद, 1.5 मीटर का कंक्रीट होता है, उसमें एक छेद दूसरी छेद उसके अंदर घुस करके तोड़ दिया था, तो उसका प्रोग्राम ही खत्म हो गया था। इसका प्रोग्राम खत्म नहीं हो सकता कि अंडरग्राउंड काम कर रहा है, इस वजह से इजराइल की सॉलिड जीत नहीं हो सकती इसके अंदर, तोड़फोड़ कर सकता है लेकिन जीत नहीं कर सकता इसके अंदर। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि यूरेनियम के लिए कुछ यूं नहीं है कि खुले के अंदर आपने कुछ भी कर दिया वो खुद के लिए भी आत्मघाती होगा। तो ये कुछ सिचुएशन इस तरह की है कि यूरेनियम, हॉर्मुज, ये पॉइंट्स तो बताए जा रहे हैं कि इसी पे आके वार्ता रुकी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि वजह कुछ और भी है। मैं इसकी जानकारी जानना चाहूंगा हिमांशु जी से। मैं लगता है आपको कि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से बाधा या दिखावे में कुछ और है, पर्दे के पीछे कुछ और है? देखिए योगेन जी, अगर हम पूरा पिछले 40-50 साल का जो घटनाक्रम है उसको देखें तो पहले जो अमेरिका अपने हिसाब से लोगों को बिठाना चाहता था वो करने में असफल रहा। ईरान में अमेरिका के प्रति बहुत ज्यादा नफरत है। दूसरा, इसमें इजराइल का भी पेच है। और एक बहुत सिंपल सी बात है, देखिए जो यूरेनियम की हम बात कर रहे हैं, एनरिच यूरेनियम की, अगर देखिए ईरान एनरिच यूरेनियम बना रहा था तो उसको 60% तक जाने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि बिजली वगैरह बनाने के लिए आप इससे कम में भी कर सकते हैं, तो मेडिसिनल यूज के लिए भी। तो अगर आप उस एनरिचमेंट को कर रहे हैं, चाहे अमेरिका अपनी तरफ से JCPOA छोड़ के गया था, लेकिन देयर वाज नो नीड फॉर यू टू एनरिच बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट। लेकिन क्योंकि जहां आपने किया है तो आपके और अमेरिका के रिश्तों में दरार आई है। और एक चीज बहुत क्लियर है, जब आप डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल के नारे लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप, जब आपके जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं। तकरीबन 7 अरब जो है हर साल ईरान से जाता है हिजबुल्लाह के लिए। हिजबुल्लाह के पास में न सिर्फ रॉकेट लॉन्चर्स और रॉकेट्स हैं, उनके पास में मिसाइलें भी हैं। तो ईरान की जब इस तरह की चीजें अमेरिका और इजराइल देखता है तो वो बहुत एक चीज को समझ लेता है कि अगर मान लीजिए ईरान किसी भी सूरत में डिसइंटीग्रेट होता है
तो वो एनरिच यूरेनियम क्या उन लोगों के हाथ में लग सकता है जो इस तरह की कार्यवाही करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए हॉर्मूज का जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जी हॉर्मूज उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि कुछ दिन के बाद में दे विल कम टू द नेगोशिएटिंग टेबल, बिकॉज ईरान को जैसे अमेरिका ने चोक किया है, इट इज स्ट्रेटेजिकली अ मास्टर स्ट्रोक। मैं अभी तक, देखिए आपने पूरे मेरे वो सुने होंगे, मैं आपको बहुत ईरान का बहुत स्ट्रांग एक पक्ष देती थी, लेकिन मैं आपको दोनों तरह के जो पक्ष आपको जो दे रही हूँ वो इसीलिए दे रही हूँ कि इट इज अ मास्टर स्ट्रोक बाय अमेरिका। भले ही आप कहें कि नहीं अभी हॉर्मूज या यूरेनियम की बात नहीं है, देखिए मिसाइल्स जो है वो भी एक इसमें मुद्दा है जो हम ऐड करके डिस्कस कर सकते हैं। उन्होंने जो मिसाइल्स बना रखी हैं अभी तक, तो उन्होंने उस तरह की मिसाइल्स निकाली नहीं है। और जो अभी किरोड़ी सर कह रहे थे कि उनकी तरफ से जो बयान आया उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि नाउ वी आर गोइंग टू यूज द न्यू माइंस, सॉरी मिसाइल्स। सो जो नई मिसाइलें आएंगी तो वो और भी ज्यादा विनाशक होंगी। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान अब जिस तरह की कार्रवाई कर रहा है, उसने अभी देखिए पिंक जो ड्रोन्स हैं उनको डिस्प्ले पे किया है, तो वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो नरेटिव वॉरफेयर में भी ईरान कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को पछाड़े, और वो कहीं ना कहीं सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा है। जो हमारे 2 जहाजों पे भी हमला हुआ है उसमें भी अमेरिका वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है कि ये युद्ध की स्थिति है, ये ऐसे हो गया वैसे हो गया। लेकिन ये विक्टिम कार्ड देखिए एक अलग चीज होती है, और जो यथास्थिति युद्ध की बनी हुई है और जो पूरा विश्व इसकी वजह से देखिए ऑयल एक बड़ी छोटी चीज है, ऑयल और एनर्जी छोटी चीज है, लेकिन उसकी वजह से खाद्यान्न, दवाइयां और बाकी चीजों पे संकट आ रहा है, उससे निकालने की विश्व को जरूरत है। तो दे हैव टू कम टू सम सोल्यूशन वेरी सून। जी बिल्कुल, सबको लगता है कि हालांकि यूं भी देखें तो जो 20% लॉजिस्टिक जिन कंट्रीज में जाता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उस यूज करते हैं, लेकिन हमारे लिए बड़ी जरूरत की चीज है। एशियन कंट्रीज कई ऐसे हैं कि जो डिपेंड करते हैं उन्हीं के ऊपर, बहुत कुछ उधर से आता है। अभी हम क्योंकि युद्ध की जो बात है कि वहां से क्रूड ही आता है, क्रूड के अलावा आपने सही कहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें आती भी हैं और जाती हैं। मैं सिंह साहब आपके पास में आना चाहूंगा, समय बहुत कम है। अब क्या लगता है आपको कि इस पॉइंट से बात बनेगी आगे, क्योंकि ईरान नहीं चाहता कि अब इस पोजीशन में आकर के और हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को से बैक हों या उसको छोड़ दें, यूरेनियम को भी अभी नहीं देना चाहेगा। तो ट्रंप साहब के सलाहकार सलाह देंगे कि अब इसमें ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मरने को तैयार है, कुर्बानी देने को तैयार है, लेकिन अब झुकने के या पीछे हटने को तैयार नहीं है। सर समय देखिए कम है, मैं योगेंद्र बहुत जी, शॉर्ट जैसा में चाहूंगा। हिमांशी जी ने भी कहा कि हॉर्मुज कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये तो युद्ध से उत्पन्न हुआ मुद्दा है, युद्ध का जी मुद्दा नहीं है, युद्ध का कारण नहीं है। जो कारण है वो सबसे बड़ा है, वो न्यूक्लियर पावर वाला है, एनरिच्ड यूरेनियम है। और ईरान ये जानता है कि वो केवल वेपन बनाने के लिए नहीं, वेपन नहीं है, वो एक सिक्योरिटी शील्ड है। अगर वो हमने सरेंडर कर दिया तो ईरान के लिए और मुश्किल हो जाए। तो ईरान किसी भी हालत में वो सरेंडर अमेरिका को नहीं करेगा, और अमेरिका उससे कम में मानेगा नहीं, क्योंकि पहले जो समझौता था उसको ट्रंप ने ही तोड़ा था। उसमें अमेरिका था, 5 देश यूरोप के थे। अब तो अमेरिका अकेला है, दूसरे देशों को साथ लेके भी नहीं चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में ईरान उसको सरेंडर नहीं करेगा। तो आगे क्या होता है, मुझे लगता है कि अल्टीमेटली हो सकता है कि ये जो सो कॉल्ड सीज फायर या जिसको हम ट्रूस कहते हैं, ये थोड़ा 10 दिन या 2 हफ्ते आगे बढ़ जाए और फिर से बातचीत की टेबल पे लाने का प्रयास किया जाए। और इसमें मुझे लगता है चीन भी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा ईरान को कन्विंस करने में, और पाकिस्तान डेफिनेटली चीन से संपर्क में होगा और संपर्क करेगा। जैसे मुनीर ने अमेरिका से संपर्क किया है ईरान के बाद, तो उसी तरीके से मुझे लगता है कि वापस इनको बातचीत की टेबल पे लाने का प्रयास करेंगे। नहीं तो दुनिया के लिए बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाएगी। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं तेल के एक दिन भाव बढ़ते हैं, दूसरे दिन गिर जाते हैं। इसी तरह से स्टॉक मार्केट, तो जो अर्थव्यवस्था है दुनिया की, चले सर, मैं बहुत ही डावाडोल हो रही है। जी तो डॉक्टर मैं रोकना चाहूंगा, मैं हो रही है। जी मैं रोकना चाहूंगा। आपने एक बड़ी बात ये बताई है कि चाइना अब इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि चाइना का जिक्र ट्रंप भी कर चुके हैं और ईरान काफी प्रेशर में चाइना के साथ में है, क्योंकि अभी तक जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसमें सैटेलाइट से लेकर के और वेपन्स बहुत कुछ रसिया और चाइना ने उन्हें दिया है। खैर चलिए, लेकिन सबकी उम्मीद तो यही है कि जल्दी से ये युद्ध खत्म होना चाहिए।
लेकिन देखिए कब तक क्या स्थिति बनती है। और आखिर दो चीजें दिखाई देती हैं कि या तो टेबल टॉक की होगी, उसी के जरिए ये रास्ता कुछ निकलेगा, नहीं तो भयंकर तबाही का सामना करना पड़ेगा और दुनिया को आर्थिक स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। ये भी किसी से छिपा नहीं है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।